कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद देश भर में जो तूफान उठा, उसने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस कांड में पुलिस और सरकार की लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार का पिटारा भी खोल दिया है। अस्पताल में भ्रष्टाचार के तार सरकार से जुड़े पाए गए। इस आरोप को तब और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस के श्री जवाहर सरकार ने राज्यसभा की सीट से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि वह ऐसे मामलों में पार्टी और सरकार का साथ नहीं दे सकते। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालविया और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद किशोर मालविया। आज श्री जवाहर सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सरकार पूर्व आईएएस अफसर हैं जो अपनी ऑनेस्टी और सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं। वह केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बनने से पहले श्री सरकार प्रसार भारती के सीईओ थे। पहला सवाल सर, आपने रिजाइन क्यों किया? क्या आप मानते हैं कि कोलकाता केस में जो डॉक्टर के साथ हुआ उसमें टीएमसी गवर्नमेंट ने, ममता सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? वो तो एक कारण तो वो है जरूर कि आरजी कर केस में जैसा हैंडलिंग किया उसमें बहुत सी सारे प्रश्न है, अभी बाकी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आरोप है। लेकिन इससे ज्यादा मैं जैसा कहूँ कि बंगाल में अभी एक लार्ज स्केल एजिटेशन चल रही। लार्ज स्केल, वो सिर्फ इस हॉस्पिटल का बारे नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ। इस सिस्टम बोलते हम लोग, जो यहाँ सिस्टम की बात हो रही वो है कि एक तरफ से हम देखते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक तरफ से हम देखते हैं कि राजनीतिक कैसा कहूँ प्रोटेक्शनिज्म या फेवरेटिज्म चल रहा। तो भ्रष्टाचार और फेवरेटिज्म या कनेक्शन सब दोनों जुड़े हैं। साथ साथ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो जिस इशू पर स्ट्राइक पर गए उसमें भी कुछ सच है, कुछ कारण है कि नेग्लिजेंस कहे या पोल्यूशन कहे, वो नेग्लिजेंस हो गई या कॉल्यूशन हो गया तो केस ही प्रमाण करेंगे। इसमें स्पेकुलेट करके कोई बात नहीं, स्पेकुलेशन की कोई बात नहीं। और इसके साथ जोड़े हैं कि महिलाएं के सुरक्षा, महिला स्पेसिफिक सुरक्षा। मैं इसको सुरक्षा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि महिला कंसर्न्ड सेंसिटिविटी। बंगाल में सुरक्षा की कोई कमी नहीं। बंगाल में औरत जितने फ्री है, जितने क्या कहूँ एम्पावर्ड है, उतने बहुत कम स्टेट में है। फिर भी होने के बावजूद भी एक किस्म का आदमी है, एक किस्म का पुरुष है जो उनको बहुत ही ह्यूमिलेट करते या सेक्सुअल एडवांस करते। ये बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होंगे जब कानून के सिवा नहीं, कानून तो एक उनकी अपनी भूमिका है, लेकिन कानून के सिवा सामाजिक एक परिवर्तन हो। बंगाल में सामाजिक परिवर्तन बहुत बार हो चुका, आज से नहीं 200-250 साल से, कि समाज को हम सुधरते, समाज का हम आगे बढ़ाते, समाज में एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जैसा हमारे यहाँ कास्टिज्म जब हमने एक तरह से हटा दिया, कास्ट के बारे कोई भी बात करे उसे हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई किसी का कास्ट जानते ही नहीं। मैं सरकार कौन से कास्ट के हो कोई जानते ही नहीं, अंदाज कर सकते लेकिन जानते नहीं, क्योंकि हम कास्ट के बारे बात ही नहीं करते। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो असली कास्ट नेम है उसे टाइटल के हैसियत से छुपा जाए। सरकार एक टाइटल है, चौधरी एक टाइटल है, रायचौधरी, मजूमदार, आपने सुने होंगे इतने सारे टाइटल चारों तरफ से, तालुकदार। तो जो भी हो, तो बंगाल में ये परिवर्तन आज नहीं 250 साल से चल रहा है। और हर परिवर्तन का साथ एक संग्राम है, एक संघात है, एक लड़ाई भी होगी समाज के अंदर। बंगाल में वैसे एक लड़ाई चल रही है अभी। दिस इज ऑन अ लार्जर स्केल कि वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन्स एक्सेप्टेंस, कि मैं रात को 3 बजे काम से वापस आऊं, तो इस पर सवाल तो उठाना दूर की बात है,
समाज में कोई भी हमें कुछ कहे या कुछ बदनामी दे, वो तो बर्दाश्त कोई नहीं करेंगे, क्योंकि हम काम से वापस आ रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम 2 बजे तक काम किया। और इस पर समाज के कर्तव्य है कि हमें प्रोटेक्ट करे, इज्जत दे। इट्स मच लार्जर प्रोटेस्ट, इसीलिए बंगाल में हो रहा है। आप ये सोच भी नहीं सकते, कोई जो हमें कहते कि इस मामला में जिस स्टेट में अभी तक बहुत ही रक्षणशील है, कंजर्वेटिव है, उस स्टेट में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां तो अभी आंदोलन है कि हिजाब पहनेंगे पर्दे से हटेंगे, है कि महिला इज्जत, मैं सुरक्षा नहीं कहूंगा, महिला इज्जत, महिला स्टैंडिंग, महिला एम्पावरमेंट, इसी के एक बृहत्तर आंदोलन चल रहा है। साथ साथ डॉक्टर के सवाल भी है, क्योंकि ये डॉक्टर वाले सवाल से ही, डॉक्टर आरजी का सवाल से ही इनकी शुरुआत। आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया सर, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेंसिटिविटी का। बंगाल की चीफ मिनिस्टर एक वुमेन है, महिला है। क्या ये आप मानते हैं कि उनके आने के बाद से और डिटोरिएट हुआ है सिचुएशन वुमेन का? उनके आने से बाद में इस सिचुएशन की बात नहीं, ये हर साल या हर पीरियड में अपने अपने सॉल्यूशन बनाना है। इसमें क्या है, वो क्या करेगी? अगर बस में बैठ के कोई हाथ आगे बढ़ाए कोई औरत पर, तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले बस में ऐसा है, थोड़ा हाथ आगे बढ़ाए और ये औरत खड़े होके एक बार चिल्लाए कि हमें ये बेइज्जत कर रहे हैं। बस के सारे पैसेंजर उस आदमी को ऐसा पीटा ना, बहुत कम लोग देखेंगे। यही हम चाहते हैं। समाज में एक जब सचेतन हो, जब कॉन्शियसनेस आए, तभी इसकी इलाज होगी। कानून से नहीं होते, कानून से होते, लेकिन कानून से हम उनको फांसी पर चढ़ा सकते, लेकिन हर सुबह कितने लोग फांसी पर चढ़ाएंगे? समझ गए ना मैं जो कहना चाहता हूँ, कि बस में जैसा आप डीटीसी बस में चढ़ भी नहीं सकते, इसलिए महिला स्पेशल बस बनाया गया। तो हर स्टेट में अपने अपने संस्कृति होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, लेकिन एक किस्म का आदमी होते जो दिमाग उनके ऐसे ही है। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, अब ये रिपीट होगा। अब बस में कोई या ट्रेन में कोई किसी पर हाथ लगाए या कोई धक्का लगाए या छुए गलत जगह पर, पीटी जाएगा, इनको पीटा जाएगा। बिल्कुल, देखते रहिए। तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया सर? ये तो आप पार्टी में रह के भी कर सकते थे, राज्यसभा मेंबर बने रह के भी कर सकते थे। नहीं, ये इस पर बहुत सारे और भी सवाल है। मैं राजनीति में फिट नहीं किया। राजनीति का अपना अपना कोई संस्कृति होती है या कोई ढोंग होते हैं, ये हमसे बनेंगे नहीं। सेकंड, ये आधे तरफ से ये जितने सारे समस्या है, अभी जितने सारे क्राइसिस है, ये एक तरफ से तृणमूल ही ने बनाए। तृणमूल जब अब सरकार में जो है, ये जो भ्रष्टाचार कहे या फेवरेटिज्म कहे या दादागिरी भी कहे, मोहल्ला मोहल्ला में दादागिरी करते ना। हिंदुस्तान में हर जगह ही ऐसे ही होते, मैं जानता हूँ। कोई स्टेट बाकी नहीं जहाँ क्षेत्र में, इलाका में कोई दादागिरी नहीं करते, कोई पैसा नहीं उठाते। कि बंगाल में टॉलरेंस बहुत कम है, बंगाल में सहन शक्ति बहुत कम है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में सहेंगे नहीं। मैंने एक शॉक थेरेपी दिया और कुछ नहीं। ये भी कहा जाता है कि जो आपने अभी कहा कि दादागिरी हो रहा है, जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें टीएमसी के लोग इन्वॉल्व हैं और उनका प्रोटेक्शन भी है। हाँ, टीएमसी लोग इन्वॉल्व है। इससे पहले सीपीआईएम जब पावर में थे, लेफ्ट फ्रंट जब पावर में था, 19-20 ऐसा भी होता था, ऐसे ही होता था। इसलिए लेफ्ट को हटाया गया 34 साल बाद। अब 7-8 साल, 5-7 साल टीएमसी ठीक थे, उसके बाद ये सब जितने एंटी सोशल सब आगे इनके प्रोटेक्शन ले रहे हैं। ये गलत बात है। ये मैंने वार्निंग दिया, इसलिए वार्निंग दिया कि हम चाहते नहीं कि बीजेपी स्टेट पर आए। बीजेपी के खिलाफ हमें एक नैतिक विरोध है, कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए धर्मवाद,
कम्युनलिज्म, किसी तरह से कास्टिज्म, ये बंगाल के लोग मानते नहीं। लेकिन अभी आप मजबूर करेंगे तो दूसरी बात होगी ना। ये मैं इस पार्टी को जरा सावधान किया कि आप लोग ऐसा चलाएंगे तो लोग इतने गुस्से हो रहे हैं कि ताकि बीजेपी के ना लाए इस स्टेट में। आपने जो सवाल उठाए सर, क्या ममता बनर्जी को ये पता नहीं है या पता है, वो उन्होंने आंख मूंद रखा है, या कोई कनाइवेंस है? उनकी मजबूरी भी है। मैं इनके साथ 3 साल काम किया। मजबूरी ऐसा है कि जब भी कोई दादा या गुंडा को या भ्रष्टाचारी को आप पार्टी से निकाल देंगे, तुरंत बीजेपी में जाके ज्वाइन करेंगे, तुरंत बीजेपी में जाके शामिल होते हैं। बंगाल में बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी, इतने गुंडे, इतने बदकिस्म का आदमी है, और इन्हें सेंटर से मदद भी मिलेगी। इनके साथ देखेंगे चारों तरफ सेंट्रल बॉडीगार्ड राइफल लेके, गन्स लेके घूमते हैं। उसे एक सामाजिक क्या कहे, भय कहे, सामाजिक प्रेस्टीज कहे, बढ़ाते हैं। तो ये जो एक फिनोमिनन बंगाल में चल रहा है कि जो ही बीजेपी में जाए उसको सेंट्रल प्रोटेक्शन मिल जाए। उनके खिलाफ अगर बहुत भ्रष्टाचारी केस है, मैं नाम करके बता रहा हूँ, उनके जो लीडर है, सबसे बड़े लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उनको कैमरे में पकड़ा गया पैसा ले रहा। आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं, केस बंद किया गया। आप जानते हैं हर राज्य में ऐसा ही होता कि आप एक बार व्हाइट वॉश मशीन में घुस जाए ना तो पूरा व्हाइट वॉश होकर निकाल में, वो क्या बोलते हैं, क्या वॉशिंग मशीन से आप जब निकलेंगे तो सफेद बन जाते। ममता बनर्जी की ये भी मजबूरी है कि जितने अगर ज्यादा तरफ से कोई सख्त कदम उठाई, ये लोग भाग जाएंगे बीजेपी में। तो सर ये स्ट्रेंज नहीं लगता है कि जिस चीज के खिलाफ ममता ने लड़ाई लड़ी थी सीपीएम के टाइम में, और जो जिन गुंडों को वो गुंडा मानती है, वो बीजेपी में ना चला जाए, इसके डर से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है? मैंने जो कहा वो अंदाज की बात है, ये सपोजिशन की बात है, ये थोड़ा बहुत इसमें सच भी है, थोड़ा बहुत मैं अंदाज कर रहा हूँ। लेकिन ममता बनर्जी को जागना चाहिए। जैसा कल बुलाई थी ये डॉक्टरों को, मेरी चिट्ठी में मैंने लिखा कि आप डॉक्टर लोग क्यों नहीं बुलाते, आप आमने सामने बैठ के क्यों नहीं बात करते, आप ये प्रॉब्लम पर आगे क्यों नहीं बढ़ते। सब अगर ये पुलिस और प्रशासन पर छोड़ देंगे, उनके ये सेंसिटिविटी है नहीं ना। तो उन्होंने की कल, अब शुरुआत तो कहीं हुई। आपने करप्शन का बड़ा मुद्दा उठाया है सर, और ये जो आरजी कर हॉस्पिटल है वहां से भी करप्शन का मामला उठाया, और ये भी कहा गया कि प्रिंसिपल को ऊपर से प्रोटेक्शन मिलता रहा है। हम लोग चाइल्डहुड से एक मुहावरा सुनते आए हैं सर, चोरी विद्या भालो ज्योति धरा जाए ना। ये क्या बंगाल में फिट हो रहा है? अब तक ममता बनर्जी और उनकी सरकार पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए वो ईमानदार मानी जा रही थी, अब धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी है। नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपको हक से, मैंने अथॉरिटी से मैं आपको बता सकता हूं कि बंगाल में करप्शन जो है ये न्यू करप्शन, ये 8, 10, 15 साल की बात है। एक कहावत है कि दिल्ली में लेते हैं और काम कर देते हैं, बीच वाले स्टेट में लेते, काम नहीं करते, दोबारा मांगते। मैं स्टेट का नाम नहीं लिया, और बंगाल में साला ना लेते ना काम करते। ये कहावत है कि दिल्ली में लेते काम कर देते, बीच वाले स्टेट में लेते काम नहीं करते, दोबारा मांगते, और बंगाल में ना लेते ना काम करते। ये सच था 10-15 साल तक। बंगाल में ये मोरालिटी की बात बहुत ही स्ट्रांग है कि जैसे क्या कहूँ, ये दादागिरी अगर आप और कोई राज्य में करे, अब मैं सीधी बात कहूँ, अगर अब बिहार में करे, बिना पैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। बंगाल में शुरुआत हुआ, ये जो शुरू किया, ये बंगाल के आदमी सीधे कह रहे कि हम मानेंगे नहीं, वी विल नॉट टॉलरेट, बस सीधी बात है। सर एक बात और कही जाती है कि ममता बनर्जी का गवर्नमेंट पे और पार्टी पे कंट्रोल नहीं रहा, अब डिफेक्टो सीएम अभिषेक बनर्जी हो गए, क्या ये सच है? नहीं, ये सब कहानी है। अभिषेक के पास बहुत ही क्षमता है, उन्होंने यूथ लीडर या एक तरफ से आप क्या कह सकते हैं, सेकंड इन कमांड, क्योंकि करप्शन का चार्जेज उन पे भी है, उन पर भी है।
उन पर भी है करप्शन चार्जेस। तो आप उनको क्लीन चिट देंगे? नहीं, मैं किसी को चिट देने नहीं आया, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। राजनीति में ऐसा ही होता रहता। मैंने जब राज्यसभा में 3 साल में मैंने जो सीखी, ये होता रहता, यही स्टैंडर्ड है। इसलिए मुझे ये क्या कहूँ, ये माहौल मुझे पसंद नहीं, मैं निकल आया। मैं दूर से देखूंगा, लेकिन मुझसे नहीं बनेगा। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी पार्टी जो जो पुरानी पार्टी आपकी थी टीएमसी, उसमें गुटबंदी बहुत ज्यादा है, ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है। डेरेक ओब्रायन का एक गुट है, महुआ मोइत्रा का एक गुट है, और ये गुट आपस में जो है तकरार करते रहते हैं, और जिस पर ममता बनर्जी का कंट्रोल नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई, ममता ने पार्टी बनाई है, अपने हाथ से बनाया। हर मोहल्ला में, हर गांव में नेता सब ममता के ही तरफ है। ममता बनर्जी को थोड़ा सावधान करने के लिए मैंने किया। मैं चाहता नहीं कि बीजेपी आ जाए। मैंने कहा ना, मैंने नीति छोड़ा, राजनीति नहीं छोड़ा। तो पार्टी में रह के सावधान करते ना आप? मुझे थोड़ा सफोकेटिंग लग रहा। मैं वही जानना चाह रहे हैं सर, सफोकेटिंग क्यों लगा? सफोकेटिंग लग रहा था ये। और हर पार्टी में ग्रुपिज्म है, लड़ाई है, अपने आपस में ये है। ये क्या बुढ़ापा में जाके ये सब छोटी मोटी बात पर खिच करो। वैसे उम्र में तो ज्यादा हूं ना, और मुझे प्रेस्टीज वाले सवाल थोड़ा ज्यादा ही है। आप सफेद धोती कुर्ता पहनकर गए थे राजनीति में, और वहां कीचड़ में चले गए, और अब आप सोच रहे हैं कि क्लीन बात करके आप क्लीन होकर निकल जाएंगे, और आपने खुद ही बोला कि आप राजनीति में फिट नहीं है। हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत सही कहा आपने। मैंने जब कीचड़ में गया तो उसमें मुझ पर भी आ गए कुछ कीचड़ तो आ ही गए। लेकिन मेरा जाने का मकसद क्या था, कहने का कारण क्या था, ये आप सोचिए। कि मैंने देखा कि मैं लिख के ये बीजेपी या मोदी नाम करके ही कह रहा हूं, इनके नीति के खिलाफ मैं लड़ाई कर रहा। अगर इन्होंने मौका दिया कि ये राज्यसभा में जाके लड़ाई करो, तो कौन बुद्धू छोड़ते, ये बताइए? है कोई बुद्धू? पर छोड़ने का बाद मैंने देखा कि ये मेरा बस का नहीं है। मैंने 3 साल किया, मुझे तब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना। 3 साल में तो ग्रेजुएट देते, तो बस हो गया 3 साल से ज्यादा क्या करूं। एक बात और आपके बारे में कही जाती है सर, जैसा आपने भी कहा कि आप राजनीति में फिट नहीं है, आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। यू ऑलवेज कॉल ए स्पेड, और इसके कारण आपको प्रॉब्लम होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आप प्रसार भारती के सीईओ थे, तो प्रसार भारती के सीईओ रहते हुए आपने कांग्रेस रिजिम में भी 2 आईएनबी मिनिस्टर से आपका कन्फ्रंटेशन हुआ, अंबिका सोनी जी से और मनीष तिवारी जी से। फिर बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी आईएनबी मिनिस्टर, तब भी हुआ, और तब भी आपने टेन्योर पूरा होने से पहले रिजाइन कर दिया। तो ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट हमने सुना था, लेकिन ये प्री मैच्योर रेजिग्नेशन आप हमेशा देते हैं, ऐसा क्यों सर? मैच्योरिटी की कुछ कमी है, मान लीजिए। सब तो मैच्योर नहीं होते ना। सब ज्यादा मैच्योर हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? 2-4 आदमी रहना चाहिए जो मैच्योरिटी कम है, इसलिए इसको प्री मैच्योर बोलते हैं, और क्या। तो पॉलिटिक्स में आप डिप्लोमेसी नहीं जानते, कहने का मतलब? नहीं, मैं डिप्लोमेसी जानना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे डिप्लोमेसी जानने का कोई शौक नहीं। मैं अगर स्पेड को मैं कहूँ कि स्पेड नहीं है, स्पेड एक त्रिशूल है, या स्पेड बड़ा पूजनीय चीज है, ये गलत हो गया ना। स्पेड ही है, कैरेक्टर नहीं बदलेंगे। आप आईटी स्टैंडिंग कमेटी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपके कई साथियों ने, कई दूसरे पार्टी के लोगों ने आपको कहा भी कि आप बहुत बढ़िया, इंटेलेक्चुअल्स की कमी है लोग वहां पर, तो आप बहुत बढ़िया सुझाव भी देते हैं, आप रहिए। तो आपने उनके रिक्वेस्ट को भी नहीं माना? नहीं, रिक्वेस्ट मानना बड़ा मुश्किल है। मैं जब एक बार तय कर लेता हूँ ना कि मैं जाऊंगा, तो पहले 2-4 बार मैं इशारा भेजता हूँ, मैं बात पहुंचाता हूँ। बस एक बार मैं जब तय कर लिया, देखिए नुकसान तो मेरी ही हो रहा है ना। आप लोग ये गलत क्यों समझते हैं? नुकसान तो मेरी है ना। ये नुकसान लेने के लिए कुछ अलग से मानसिकता होती है। ये मेरे कॉस्ट वैल्यू में रहेंगे। एक बात और कही जाती है सर कि ममता बनर्जी किसी की नहीं सुनती है, जो उनके मन में आता है वही करती है।
आ, वो कुछ सच तो है उसमें, लेकिन ममता बनर्जी सुनती भी। मैं जैसा कहूँ, थोड़ा गर्व से कहूँ कि मैंने लिखी कि आप बात डॉक्टरों से बात कीजिए। 32 दिन उन्होंने बात नहीं किया। 34 दिन के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। फैसला होने का कोई अभी तक फैसला होने में चांस कम है, लेकिन बात तो शुरू की ना, बात तो शुरू। अच्छा, मतलब ममता बनर्जी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है पार्टी में? नहीं नहीं, कोई पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, गलत बात की जमाल भैया जी। जी। कोई पार्टी में ऐसा डेमोक्रेसी है नहीं, यही मैं कहना चाहता हूं। मैं राजनीति में जो सीखने के लिए आया था, मुझे ग्रेजुएशन कोर्स मिल गए। मैं समझ गया कि हर पार्टी में क्या पॉलिटिक्स है, हर ग्रुप में कैसे ग्रुपबाजी है, कहाँ दादागिरी है, कहाँ से पैसा आता है, कौन अपने इन्फ्लुएंस फैलाते हैं, कहाँ कास्ट की बात है, कहाँ ग्रुप की बात है। थोड़ा बहुत समझने के बाद मैं समझ गया, बस। और क्या करूं? अब मेरे 72 साल उम्र है, अब बैठ के लिखने की बात है। उतनी मैं सोच। एक लास्ट क्वेश्चन सर। हम्म। डॉक्टर सड़क पर हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ने पर आप उनके साथ सड़क पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ? अगर जरूरत हो तो जरूर करूंगा। ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले मैं 3 बार सोचूंगा। मैं सोचता भी, मैं इमोशन पर काम करता हूँ जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत सोच समझ के भी करता हूँ। तो अगर कोई ऐसे कोई कोई ओकेशन हुए ना, करना ही पड़ेगा। देखिए, पार्टी में रह के ना ये सब बात करना बड़ा मुश्किल है। कोई हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है जहां जहां आप मैं जैसा क्रिटिसिज्म किया, पब्लिक क्रिटिसिज्म करके आप जिंदा रह सकते हैं। आप कांग्रेस के बारे में सोचिए, जो 23 महान नेता, बड़े नेता, वो चिट्ठी लिखी थी। कहा है वो लोग, पार्टी तो सबको खत्म कर दिया। 2 के सिवा 2 अपने आप स्ट्रेंथ से जीत के आए, शशि थरूर और मनीष तिवारी, और तो कोई है ही नहीं ना। पार्टी सिस्टम ऐसी है, पार्टी सिस्टम ऐसे है। तो तृणमूल पर आरोप लगाना या दोष लगाना ठीक नहीं, सब पार्टी में ऐसे है। बट सीखने की बात है। आप बाहर से आपको पता ही नहीं चलेगा, अंदर से ही जाके पता चलता। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, मान लीजिए।